हम्म। देखिए जनरल एनर्जी में जो आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपका है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एसी फंडामेंटल है आपका लास्ट वाला चैप्टर, एसी फंडामेंटल है। तो यहाँ पे आपको बता गया अल्टरनेटिंग करंट कैसे वर्क करती है और क्या क्या चीजें हैं, फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर, कैसे डेवलप करती है। ये पहले यूनिट में आपको यही बताया गया है। फिर इसके बाद आता है एसी सर्किट। एसी सर्किट में बताया गया आपको कि जो हमारे हम एक सर्किट तैयार करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, उस पे करंट का इंफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब करंट वहां पे कितनी फ्लो करती है, किस अमाउंट से फ्लो करती है और किस किस चीज पे डिपेंड करती है। ये सारी चीजें आपको ऐसी सर्किट में पढ़ाई गई हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया था पावर प्लांट। ठीक है। पावर प्लांट मतलब कि बेसिकली आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो जनरेट कहाँ से होती है, कौन कौन से प्लांट हैं जो उसको जनरेट करते हैं इंडिया में या कहीं पे भी, कौन कौन से प्लांट है जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो सबसे पहले जो हम इसके पहले वाले जो चैप्टर पढ़े थे बैटरी वाला, बैटरी चैप्टर हमने पढ़ा था कि हमने केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाई थी, मतलब कि केमिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई थी बैटरी के थ्रू। बैटरी में हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि कैसे सीरीज कम्बिनेशन होगा बैटरी का, और उसके बाद करंट, कांस्टेंट करंट पे कैसे वर्क करेगी, कांस्टेंट वोल्टेज पे कैसे वर्क करेगी बैटरी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बैटरी वाले चैप्टर में पढ़ रखी थी। बैटरी के होने के बाद जब हमको जरूरत पड़ेगी ऐसे करंट की जो हमारे पास सस्ती अवेलेबल हो, मतलब कि हम जिसको हम लाइट वेट, लाइट पैसा, कम पैसे पे खरीद सके, ले सके, उसकी हमको जरूरत है। क्योंकि हमारे पास डीसी जो थी वो भी करंट हमें देती थी, प्रोवाइड करती थी, मगर डीसी का क्या होता था, बहुत महंगी थी। क्योंकि वो कई हम वहां पे जो मटेरियल यूज कर रहे थे वो मटेरियल ही बहुत महंगे मिलते थे। इस वजह से हमको वो करंट बहुत महंगी में पड़ जाती थी डीसी की। ठीक है। तो और डीसी करंट के जो थॉमस एडिशन ने उसको डेवलप किया था, और वो करंट चल भी रही थी, और उन्होंने फिर अल्टरनेटिंग करंट पे रिसर्च का काम शुरू किया था। मगर उनके साथ इसमें कौन शामिल हुआ, निकोलस टेस्ला, इन्होंने ये शामिल हुआ, इन्होंने अल्टरनेटिंग करंट को डेवलप किया। ये एक इंडस्ट्री में वर्क करते थे, एज अ इंजीनियर ही ये वर्क करते थे। और वहां पे इन्होंने अपना रिसर्च के दौरान ये देखा कि हम एक ऐसी करंट डेवलप करेंगे जो कम अमाउंट में, कम पैसे पे हमें मिल जाए, और जिसमें हम ऐसे सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे जो हमको इजीली अवेलेबल हों। जैसे कि आप पानी देख लीजिए, ज्यादातर जगह पे अवेलेबल हो जाता है पानी। इसके बाद कोल को भी आप देख लेंगे तो केमिकल की तुलना में उतना महंगा नहीं है। अगर केमिकल की हम बात करते हैं, जैसे हम निकल वगैरह की बात करते हैं, तो ये सब चीजें ज्यादा महंगी मिलती हैं। इन सब की जो जहाँ पे ऐसे खुदाई वगैरह के दौरान जब हमको निकल मिलती है तो काफी कॉस्टली होती है, इसमें बहुत महंगी मिलती है, इसीलिए हमको करंट भी डीसी वाली बहुत महंगी मिलती थी। तो इन सबको कम करने के लिए एक हमारे पास करंट जो अवेलेबल हुई दूसरी अल्टरनेटिंग करंट, नेचर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही क्योंकि हर अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को हमेशा चेंज कर सकती है, इस वजह से भी बहुत ज्यादा यूजफुल हमारे लिए हुई। क्योंकि कुछ कुछ हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे थे जो कम वोल्टेज पे चलना है जिसको, या ज्यादा वोल्टेज पे चलना है, वहां पे डीसी नहीं हो पाती थी, क्योंकि डीसी एक फिक्सेबल अमाउंट पे ही चलती थी, फ्लक्चुएट नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट ज्यादा ही यूजफुल भी हुई। तो अब देख लेंगे कि कैसे जनरेट करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो आपकी होती है वो एसी जनरेटर के थ्रू जनरेट की जाती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, बस इतना ही काम जनरेटर करता है। जनरेटर का ही कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि क्या करते हैं। जनरेटर का ही बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें एक स्टार्टर और रोटर लगे होते हैं। जो पार्ट आपका फिक्स्ड होता है वो आपका क्या होता है, स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब कि स्टार्टर का पार्ट होता है। आप बात कर सकते हैं किसकी, हम स्लॉटेड की बात करते हैं। स्लॉट्स जो होते हैं उसके अंदर वो हमारे किसका काम करते हैं, वो हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल का काम करते हैं, फिक्स्ड रहते हैं वो। और जो अंदर की प्लेट होती है, यहाँ पे जो प्लेट दिखाई गई है ये रोटेटरी पार्ट है। ये प्लेट रोटेट करती है विथ हेल्प ऑफ एक्सल, एक्सल की हेल्प से ये रोटेट कर जाती है। एक बार इसको घुमा देंगे तो ये लगातार घूमना शुरू कर देती है। ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको दिखाया गया है ये स्लॉट्स हैं। ये पार्ट आपका स्टेशनरी रहता है, लोहे का बना हुआ होता है और स्टेशनरी रहता है ये। इसके अंदर स्लॉटेड्स होते हैं। ये स्लॉट्स आपके, इस स्लॉट में वाइंडिंग होती है, किसकी वाइंडिंग होती है, वायर्स की वाइंडिंग की जाती है। वायर की वाइंडिंग जैसे हम इसमें करते हैं और फिर हम इसको घुमाते हैं, बाहर की तरफ से हम इसे मैग्नेटिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, तो इनके बीच क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाती है। इसके बीच क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, इसका मतलब ये मैग्नेट की तरह काम करना शुरू कर दिए हैं। आप जानते भी हैं कि भी वायर के अंदर कोई भी वायर अगर लगा हुआ है और बाहर से हम पोटेंशियल प्रोवाइड करा दे रहे हैं इसको, तो ये वैसे ही मैग्नेट फील्ड की तरह काम करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप आपकी हो गई। तो जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गई, इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप होंगी। और जो हमारा यहाँ पे क्या लगा है, रोटेटरी पार्ट लगा है, मतलब कंडक्टर जो हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, कंडक्टर जो हमारा यहाँ लगा है, वो कंडक्टर के अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी वही हमारी फ्लक्स कहला जाएंगी। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हमको दो चीज याद रखना है कि हमारा जनरेटर के अंदर दो पार्ट हो गए, स्टेशनरी और रोटेटरी पार्ट। दो हो गए, रोटेटरी पार्ट में हमारा कंडक्टर आ गया, और वो कंडक्टर किसका बना हुआ है, वो कंडक्टर सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है। ठीक है, कोई मैग्नेटिक प्लेट है सॉफ्ट आयरन कोर की हमने ले ली है। ठीक है, इस एरिया में से पास होने वाली जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सारी ही फ्लक्स कहलाएंगी। इसको रोटेशन को और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है और ब्रश लगा होता है। इस ब्रश से हम उस लोड को कनेक्ट कर देते हैं जिसको हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, स्लिपिंग का काम क्या होता है, स्लिपिंग हमारी क्या होती है, एक फिक्स एक जगह पे फिक्स्ड होती है, खाली इसका एक पार्ट घूमता है। जैसे कि साइकिल का पहिए का जो पैडल होता है, उसका सिर्फ नीचे वाला पार्ट अगर घुमाए तो स्लिपिंग कुछ उसी तरह काम करती है। इसके साथ कनेक्ट होता है कार्बन ब्रश। तो कार्बन ब्रश में हम जो ब्रश यूज करते हैं उसके जो रेशियो होते हैं वो कार्बन के होते हैं, और क्योंकि स्लिपिंग से कनेक्ट होने के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मदद करते हैं। ठीक है, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। ठीक है, इसी चीज से मतलब कि कार्बन ब्रश से ही हम लोड को जोड़ देते हैं, जो हमको जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, जो डिवाइस को चलाने के लिए वो हमारी काम करना शुरू कर देती है। ठीक, तो ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया आपका जनरेटर का, जनरेटर ऐसे कंस्ट्रक्ट कर जाता है। इसके बाद है कि ये पूरी वर्किंग फंक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो ये पूरी वर्किंग फंक्शन आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड करती है। आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शन किसका है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये पूरी वर्किंग फंक्शन इस जनरेटर की डिपेंड करेगी, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा बेसिकली किस पे डिपेंड कर जाता है, फैराडेज लॉ पे। और फैराडेज लॉ हमारा क्या कहता है, जितनी भी फ्लक्स लाइनिंग होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके, इंड्यूस ईएमएफ के। ठीक है, यहाँ पे देखना है, जो आप जनरेटर का इस्तेमाल करके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज कर रहे हैं, वो उस वो जनरेटर आपका किस चीज पे डिपेंड करता है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे डिपेंड। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस करता है फैराडेज लॉ पे। फैराडेज लॉ पे ये बेस करता है। और फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फैराडे लॉ ने सीधे बस इतना ही बोला था, जो हमारा ई होगा, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी भी फ्लक्स लाइनें वहां से पास होंगी उस कंडक्टिव प्लेट से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जितनी भी फ्लक्स लाइनें पास होंगी उसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। बस इसी बात को फैराडेज ने कहा था, और इसी पूरे फंक्शन पे ये काम करता है। बेसिक हमको चाहिए फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चीज हमको चाहिए। यहाँ पे हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, उसकी हमको अमाउंट को पता करना है, तो हमको इतनी ही चीज की रिक्वायरमेंट होगी, फ्लक्स की रिक्वायरमेंट हमको होगी। तो डिपेंडिंग से पता चल गई कि हमको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें चाहिए जो हमारे फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो हमको ये तो पता चल गया कि ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, फ्रॉडेज लॉ पे डिपेंड कर रहा है। अब हमें भी चाहिए अमाउंट, कि उस करंट की अमाउंट कितनी होगी जिसको हमारा जनरेटर जनरेट कर रहा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट हो रही है उसका अमाउंट कितना होगा, अब ये पता करना है। तो ये तो कंस्ट्रक्शन था, और प्रिंसिपल हो गया कि प्रिंसिपल क्या है और कंस्ट्रक्शन क्या है, ये दोनों ही चीज हो गई। अब हमें बस ये पता करना है कि वो अमाउंट क्या है, जो हम करंट जनरेट कर रहे हैं उसकी अमाउंट क्या है, बस खाली वो चीज पता करनी है। तो वर्किंग फंक्शन से वो पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या अमाउंट आएगी करंट की हमारी। वर्किंग फंक्शन में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। सबसे पहले जब हम प्लेट को कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है एकदम से कांस्टेंट रहता है, मतलब उसे कुछ भी नहीं किया जाता, उस समय की बात करनी है। उस समय क्या होगा, प्लेट आपका कांस्टेंट रहेगा, फील्ड आपकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और टाइम उस समय जो टाइम होगा आपका उसको आपने कांस्टेंट कंसीडर करके 0 सेकंड माना हुआ है, 0 सेकंड टाइमिंग रहेगी। उस समय कुछ भी नहीं करना है आपको, प्लेट में सिर्फ इसी तरह रहना। उस समय होगा क्या, उस समय आप खाली ये देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और जो आपका प्लेट है, उन दोनों को आप बस ध्यान देना है कि हमारा उसमें होना क्या लिखा है। यहाँ पे प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो प्लेट है ये अभी स्टेशनरी, मतलब कि अभी खड़ी ये खाली अपनी स्टेट पे है। ठीक है,
अब इसको हमने घुमाया नहीं सेम पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे इस फील्ड से अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे पास हो रही है, इस तरफ से पास हो रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी कैसे पास हो रही है, इस तरफ से पास, मतलब इस प्लेट के ये परपेंडिकुलर हो गई, ये लाइन प्लेट के परपेंडिकुलर हो गई, इस प्लेट के 90 डिग्री की हो गई, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसके साथ आप देखेंगे अगर तो ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक तरफ से चल रही हैं, ठीक है। हम्म, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो फॉर्मूला आपका होता है इसी को देखना है कि फ्लक्स हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसका इस प्लेट का एरिया का अगर हम बात करें जिसपे ये सरफेस पे जा रही है, वो दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रही है, दोनों ही एक डायरेक्शन में जा रही है। दोनों जब एक डायरेक्शन में जाएंगी तो इसके बीच क्या होगा, कोई भी हमारा एंगल, इन दोनों के बीच कोई एंगल नहीं बनेगा क्योंकि दोनों पैरेलल ही जा रही है, ठीक है। तो इस समय जो फ्लक्स होगा आपका वो आपका हो जाएगा फाई इक्वल्स टू बी ए, बी ए। ये फ्लक्स आएगा कब, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्लेन ऑफ फॉल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड गया, ये आपकी लाइन जा रही है तो परपेंडिकुलर ही हुई आपकी। तो इस समय हमारा जो फ्लक्स होगा वो बी ए कॉस बी ए हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और उसका एरिया। जब इसका हम रोटेशन कर देंगे, इस चीज का हम रोटेट कर देंगे इसको, अब इसी में कुछ नहीं करना है, अब इसको रोटेट कर देना है। इसको जैसे ही हम रोटेट करेंगे, अब प्लेट क्या करेगी, अपनी अपना थोड़ा रोटेशन ले लेगी। थोड़ा रोटेशन जब ले लेगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कितना रोटेट कर रही है, थीटा एंगल रोटेट कर रही है। थीटा एंगल रोटेशन कह दीजिए या थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, ठीक है। कितना डिस्प्लेट कर गई, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, थीटा हो गया, किसके किसके रेफरेंस में हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी के रेफरेंस में, बी के रेफरेंस में कितना हुआ आपका, थीटा, ठीक है। तो इस प्लेट का अब जो एरिया है, जो एरिया आपको आप देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, थीटा डिग्री से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ये रिफ्लेक्शन जो होगा आपका तो क्या देगा आपको, आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से हम इसको घुमाए हैं वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। वो आपकी क्या होगी, आप जानते हैं वेलोसिटी उसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, जो सरफेस लाइन है आपकी बी, बी से कितना डिस्प्लेस किया है, जो आपका प्लेट था वो किया है आपका थीटा, थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ पे वही चीज लिखाई है। तो थीटा एंगल के तौर पे भी बोला जा सकता है कि कितना एंगल डिफ्लेक्शन हुआ, थीटा हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ रेफरेंस लाइन से, थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो वेलोसिटी हो गई आपकी थीटा बाई टी, मतलब कि थीटा को डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर फेस एंगल भी बोल सकते हैं, या एंगल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रेफरेंस लाइन से कितना कितना एंगल ले रहा है, थीटा एंगल ले रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, इतना हो गया आपको। आपको फाई पता है कि फाई आपको पता है क्या होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपकी हो जाती है वो आपका हो जाता है फील्ड डॉट ए, मतलब कि आप जानते हैं जितनी फील्ड ये एरिया के अंदर से इतनी लाइन जाती है उसी को हम लिख देते हैं फाई, ठीक है। फाई हो गया। कॉस थीटा यहाँ पे आया है, क्यों आया है, क्योंकि अब हमको हमारे पास क्या आया, पहले भी हमारे पास कॉस थीटा था, पहले भी कॉस थीटा था ही हमारे पास, थीटा बोलिए या फाई बोलिए, बात एक ही है। कॉस थीटा था हमारे पास, मगर उस समय जब प्लेट हमारी कांस्टेंट थी, कोई रोटेशन नहीं ले रही थी, तो वहां पे जो फाई था आपका डिस्प्लेसमेंट जो आपका था वो जीरो हो रहा था। इस वजह से हम यहाँ पे जीरो रख दिए, तो कॉस जीरो इक्वल टू 1 हो जाता, तो इस वजह से वहां पे जब हमारा प्लेन के कोई भी आपका रोटेशन नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, उस समय आपका फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू ए होगा। और जब हमारा जो जब हम प्लेट को क्या कर देंगे, किसी टाइम टी पे रोटेट कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से, उस समय आपका जो जिस वेलोसिटी से आप रोटेट कर रहे हैं वो कितनी है, ओमेगा। कितना रोटेट कर रहे हैं, थीटा, थीटा जिस प्लेट आप कर रहे हैं किससे रेफरेंस से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रेफरेंस से, किस टाइम पे कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टी टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये एंगल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले लिख दिए हैं फाइव इक्वल टू बी ए कॉस थीटा,
तो फाई इक्वल क्या होगा, बी ए इस कॉस टी, यहाँ पे जो थीटा आपको लिखे हुए हैं इसको आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ओमेगा टी से। ठीक है, ओमेगा टी से यहाँ रिप्लेस हो गया। तो आपको भी ये फ्लक्स पता चल गया कि जब हम जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं तो जो कितना फ्लक्स जनरेट होता है, जब रोटेशन हो जाएगा तो कितना फ्लक्स जनरेट होगा ये हमें पता चल गया। तो वो फ्लक्स कितना जनरेट होगा, बी ए कॉस ओमेगा टी इतना जनरेट होगा फ्लक्स। अब ये जो हमें पता चल गई है तो हमें सीधे अप्लाई करना है फैराडेज लॉ, क्योंकि पहले हमको क्या नहीं पता था, हमको ये तो पता था कि फ्लक्स जनरेट होना है, पर फ्लक्स कितना जनरेट हो रहा है ये नहीं पता था। अब हमें वो अमाउंट पता चल गया है कि हमारा फ्लक्स इतना जनरेट हो रहा है। तो जब हमको ये चीज पता चल गई तो अब हमको अब सीधे अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकाल इसको रख देना है किसमें, फैराडेज लॉ में। ए इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, इसी में आपको रखना है। तो यहाँ पे जो फाई होगा उस प्लेस पे आपको इसको रख देंगे। एक चीज और थोड़ी सी इसमें ध्यान देनी है। हम्म, तो यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी ये ध्यान देना है कि ये फ्लक्स हमें पता चल गया है, जब हम रोटेट कर देंगे। एक चीज और है इसमें कि यहाँ पे वाइंडिंग जो की जा रही है उसकी बात भी थोड़ा देखिए कि कितने वाइंडिंग होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स जो आपके होंगे एन मान लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स हमको जो यहाँ पे मिल जाता है वो एन बी ए कॉस ओमेगा टी मिल जाता है। ठीक है, ये आपको टोटल फ्लक्स मिल गया। अब इसी को आपको फैराडेज लॉ पे सीधे रख के डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, आप जानते हैं इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, यहाँ पे रख लेंगे। जो टर्म आपका किसके साथ आएगा, टी के साथ आएगा, वो आपका वेरिएबल टर्म होगा। जैसे ये है, ये वेरिएबल टर्म हो गया आपका। और जितने बचेंगे जैसे एन बी ए, ये इतना बच रहा है, ये आपके कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए, इक्वल टू माइनस एन बी ए कर लीजिए डी कॉस ओमेगा टी बाई डी टी, इतना हो गया माइनस एन बी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप कर देंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है आपको, इस पूरे फंक्शन को, ये जो है एन बी ए ओमेगा, एक फंक्शन और आपको ये मिला ना यहाँ पे, ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको अवेलेबल रहेगी। तो यहाँ तक का फंक्शन आपको कांस्टेंट मिला। इस पूरे कांस्टेंट फंक्शन को हम ई एम लिख देते हैं, मतलब कि मैक्सिमम मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज क्या होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज किसके चीज पे डिपेंड कर गया, आपका नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड किया, मैग्नेटिक फील्ड वहां पे कितनी है, एरिया कितना है उस प्लेट का, और उस प्लेट में जो रोटेशन हो रहा है वो वेलोसिटी कितनी थी। इतने चीज पे आपका क्या डिपेंड कर गया, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो अब इसी चीज को क्या लिख देंगे, यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे फॉर्मूले में, तो यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इस पूरे को क्या लिख देंगे, इस पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे ई एम से, मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज से। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला हमको, मतलब कि नया हमको जो इक्वेशन मिला वोल्टेज का, जब हम इसको डेवलप कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी को उस समय, तो हमको वो वैल्यू जो मिली वो मिली हमको इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी, मतलब कि जो वोल्टेज आपका होगा ये बराबर कितने होगा, मैक्सिमम वोल्टेज के और उसके साइन फेज की जो वैल्यू आएगी उसके बराबर आपको मिलेगा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया आपका एसी के अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, और इसमें एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है कि वीएम आपको ध्यान रखना है, मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज कौन कौन चीजों से मिलके बना है, तो वो नंबर ऑफ टर्न से बना है, मैग्नेटिक फील्ड से बना है, एरिया से बना है, जो प्लेट आप यूज कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, और कितनी वेलोसिटी लगा के आप रोटेशन दे रहे हैं उस जनरेटर को। इस सब चीजों पे डिपेंड करता है वहां की मैक्सिमम वोल्टेज। तो आपको जो इक्वेशन मिला वो आपको ये मिल गया इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपको मिल गया इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज इक्वेशन आपको पता चल गया है कितना हमारा वोल्टेज डेवलप होगा। इसके बाद सेकंड चीज जो आपको मिलेगी वो आपको मिल रही यहाँ पर जो सेकंड चीज आपको मिलेगी वही आपको ये मिलेगी कि करंट कितनी यहाँ पे डेवलप करेगी। तो सीधे हमें ओम्स लॉ अप्लाई कर देना है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना, ओम लॉ को लगा देना है। वोल्टेज हमें मिल गया है, ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। यहाँ से आप सीधे आई निकाल सकते हैं, V बाई आर कर सकते हैं। जहाँ पे V है वहां पे आप लिख देंगे ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर, और यहाँ पे जो ये फंक्शन आपका लिखा है ई एम बाई आर,
EM/R जो यहाँ पे आपका लिखा है, ये आपका मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल्स टू IM sin ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, और E इक्वल्स टू EM sin ओमेगा टी अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन है। ये दोनों ही इक्वेशन आपके स्टैंडर्ड हैं जो AC में यूज किए जाते हैं। ये दोनों ही हमको ये बताते हैं कि जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है उस समय फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितना फ्लक्स किस अमाउंट से जनरेट कर रहा है, और उसके बाद उस फंक्शन में हमारा वोल्टेज कितना बनता है, कितना वोल्टेज बनेगा, ये सब कैलकुलेट करने के लिए इतनी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद उस फंक्शन में करंट कितनी आएगी। तो ये आपका हो गया एसी के बारे में कि एसी में कितनी चीजें जनरेट होंगी और उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हम स्टैंडर्ड ये चीजें पढ़ लिए हैं कि इतनी चीजें होती हैं एसी के अंदर। इसी के इसी का ये वेव फॉर्म है कि क्या क्या से जाता है। तो यहाँ इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे टी को फ्लक्चुएट कराते हुए चलेंगे, यहाँ पे हम टी की वैल्यू चेंज करते हुए चलेंगे क्या, और उसके बाद टी की वैल्यू चेंज करते यहाँ चलिएगा तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वेव फॉर्म आपको इस तरीके से मिलेगा। टी जीरो पे बार ले लेंगे तो इस तरीके का रहेगा, टी हम ले लेंगे कितने, टी हमने ले लिया मान लीजिए T/4 पे, फोर फोर टाइम्स पे ले लिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वेव फॉर्म है बनाने का। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पास करंट डेवलप हो जाएगी, जब हमको पता चल जाएगा कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन इतना है, हमारी करंट इतनी डेवलप करी, उसके बाद ये आएगा कि हम अब ये जानेंगे कि एवरेज, मतलब कि एक अमाउंट जो हमको पता चला तो उस पे हम ये इंस्ट्रूमेंट हमारे एक एवरेज अमाउंट पे काम करता है। हमारी जो एक एवरेज वैल्यू होती है, चाहे करंट की हो चाहे वोल्टेज की हो, चाहे किसी चीज की, उस एवरेज वैल्यू पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे हम करंट की भी एवरेज वैल्यू निकालेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या देखेंगे, जो अभी हम साइन वेव देखे हैं उसी को हम ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूजिंग द साइन वेव। ठीक है, साइन वेव का इस्तेमाल करके हमको निकालना है एवरेज वैल्यू। एवरेज, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखा, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूजिंग द फुल साइकिल। फुल साइकिल की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हम एक पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, जब एक रोटेशन पूरा हमारा कंप्लीट होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। कि इस पूरे साइकिल को अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं तो इस पूरे एक साइकिल के रोटेशन, मतलब एक पूरे रोटेशन में कितनी हमको एवरेज वैल्यू मिलेगी, इसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो कैलकुलेशन देखना है हमको, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम उसको उसको देखेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, द इवेंट ऑफ एसी करंट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द जीरो इंक्रीजिंग टू द पॉजिटिव पीक वैल्यू। जब हम टाइम टी को से जीरो से लेते हैं, उसके बाद जब हम इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव की तरफ ये बढ़ती है। ठीक है, जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाती है, और ये पॉइंट जो आपका आता है वो कहलाता है आपका मैक्सिमम। ये अगर आपका करंट का ग्राफ है तो ये आपका हो गया मैक्सिमम करंट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम करंट हो गई आपकी, मैक्सिमम करंट। ठीक है, और इसी पॉइंट को हम पीक पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, पीक पॉइंट भी बोलते हैं। पीक पॉइंट भी इसी को बोला जाता है। पीक पॉइंट इसको बोला जाता है। उसके बाद क्या करना है, देखिए एक सर्टेन अमाउंट के बाद, एक सर्टेन समय के बाद, मतलब एक सर्टेन समय के बाद जब आप देख रहे हैं कि इसको हमने जीरो से धीरे धीरे बढ़ाया है तो ये ऊपर की तरफ यहाँ तक मैक्सिमम चलेगी। इसके बाद जब हम धीरे धीरे कर, अभी हमने क्या किया है, बढ़ा ही रहे हैं हम, टाइम को घटा नहीं रहे हैं, हम बढ़ा ही रहे हैं, मगर एक टाइम के बाद ये ग्राफ देखेंगे नीचे की तरफ झुकना शुरू कर दिया है, नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। अगर हम टाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो ग्राफ को ऊपर इंक्रीज करते जाना चाहिए, इंक्रीज करते जाना चाहिए साइन, मगर ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या हो रहा है, डाउन होता चला जा रहा है। टाइम तो हमारा बढ़ रहा है मगर फिर भी हमारा जो ग्राफ है वो डाउन हो रहा है, मतलब करंट की वैल्यू अमाउंट के बाद गिरना शुरू हो जा रही है। करंट क्या हो रही है, गिरने लग रही है, अपनी अपनी जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 3 एम्पेयर की करंट है, तो इस जगह पे अगर वो स्टार्ट अंकर उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ पे अगर 5 एम्पियर हो रहा है उसका, तो एक सर्टेन टाइम मान लीजिए इस टाइम पे टी इक्वल्स टू 2 टाइम पे, मान लीजिए टाइम इसका 2 सेकेंड है, उस सेकेंड 2 सेकेंड पे इसका अमाउंट कितना हो रहा है, 6 हो जा रहा है, 6 एम्पियर हो रहा है मैक्सिमम।
इसी टाइम को हम बढ़ा ही रहे हैं, हम घटा नहीं रहे हैं, टाइम को हम अभी 2 से 3 कर रहे हैं, मगर अमाउंट क्या हो रहा है करंट का, डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ में देखिए डिक्रीज की तरफ चलने लग रहा है, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे हमारा टाइम तो फ्लक्चुएटेड रहेगा, टाइम तो बढ़ेगा ही, मगर उस पर्टिकुलर टाइम पे एक ऐसे अमाउंट पे हमारी करंट क्या होगी, कुछ सेकंड के लिए जीरो हो जाएगी। अनसीन सेकंड्स होते हैं, मतलब कि आप उसको काउंटेबल नहीं कर सकते, उस समय करंट हमारी जीरो हो जाती है और फिर निगेटिव साइड में इंक्रीज करना शुरू करती है अपने आप को। ठीक है, तो ये रोटेशन जो आप देख रहे हैं, इस रोटेशन में आप देखिएगा, ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं, तो इसमें जैसा फेज है, मान लीजिए इस पूरे करंट की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की, इस यहाँ तक की +6 है, मान लीजिए +6 है, ठीक है। हम्म, किसी भी टाइम पे मान लीजिए इसकी वैल्यू +6 है, वही सेम वैल्यू आपको निगेटिव साइड में भी मिलेगी, -6 मिल रही है, -6 मिले। अगर हम इस वैल्यू को मैथमेटिकली सोचे और एवरेज निकालने को सोचे, तो यहाँ पे +6 और -6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यही करेंगे। तो ये दोनों जो कैटेगरी आपके दिख रहे हैं, +6 और -6, ये दोनों क्या करेंगे, ये खुद में ही अपने आप को निगेटिव कर लेंगे, मतलब खुद में ही जीरो हो जाएंगे, 0 बाई 2 हो जाएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन, आपकी एवरेज की बात करें अगर हम, तो इस पूरे फंक्शन में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो एवरेज हमारा आएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली तो हम इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से, मगर अब हमको इसको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना होगा, हमको प्रूव करना होगा कि ये वाकई में जीरो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमने मैथमेटिकली इसको ऑब्जर्व किया कि ये अमाउंट जो होगा एक फुल साइकिल में करंट का जीरो हो जाना चाहिए। अब उसी को हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने टर्म्स यूज किए हैं, मतलब कि जो हमने साइन वेव्स यूज किया है, उस साइन वेव के अकॉर्डिंग ये जीरो होगा कि नहीं, इसी को देखना है, कुछ नहीं करना है। किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालने की अगर हम बात करते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर हम एवरेज निकालते हैं, तो एक इंटीग्रेशन उस फंक्शन का किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उस फंक्शन का जो भी फंक्शन आपको दिया है, जैसे कि इस पूरे वेव का आपको वैल्यू दे रखा है कि इस पूरी वेव की वैल्यू होती है I = Im sin⁻t, ये पूरी वैल्यू होती है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम क्या कर लें, डिफ्रेंशिएट कर दें, इंटीग्रेशन लगा हुआ है, मगर उसको क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों को इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या होगा, जो अमाउंट हमको देगा वो हमारी एवरेज अमाउंट निकल के आती है। अगर हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी अमाउंट से, तो क्या करता है, वो हमको एवरेज वैल्यू दे देता है, वो हमको क्या देता है, एवरेज वैल्यू दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बस की गई है, उसी फंक्शन को यहाँ पे रख दिया गया है। ये जो आपका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 से किसी पर्टिकुलर टाइम t के लिए हम कर रहे हैं, ये पूरा 1 साइकिल t टाइम पे खत्म हो रहा है, तो हम यहाँ से 0 से t लिमिटिंग वैल्यू इसकी रख लेंगे, मिनिमम 0 मैक्सिमम t। ठीक है, हमारा इक्वेशन जो है, इस पूरे वेव का जो इक्वेशन है, आप जान रहे हैं कि एसी का अल्टरनेटिंग करंट का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है करंट का, I = Im sin⁻t, यहाँ पे रख दिया। अब इसको हमको क्या करना है, डिवीजन देना है, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की, जो टाइम हमने लिया है उसके रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं, उससे हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, अब ये पूरा फंक्शन हमको एवरेज देना शुरू कर देगा, क्योंकि हम एवरेज में यही करते हैं ना, यहाँ पे हम एवरेज कैसे ले रहे हैं, हम टाइम के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो जिस चीज का हम एवरेज लेते हैं उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर उसी चीज जितनी उसकी क्वांटिटी होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। मैम खत्म हो गया। एक सेकेंड। पेज कहाँ चला गया। हम्म।